सर सिर्फ नाम की हद तक पड़ा हुआ है, एक्स-रेज, डायफ्रैक्शन और बस उसके यूजेस वगैरह। जो पहले आप लोगों ने कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो फिर उसका नैनो फिर अब मेरे लिए यही कंफ्यूजन होती है कि आई डोंट नो हाउ फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। अगर आप लोगों ने वो पहले से उसका असाइन किया हुआ है तो उसमें अगर जो है ना क्या कहते हैं आई नो एप्लीकेशन इस पर नहीं गलत है जो भी है। थ्योरी हमने लास्ट टाइम देखी थी, लेकिन आज इसका थोड़ा सा ये जनरल सा पार्ट देख लें, बाकी अल्लाह के हवाले व्हाट आई कैन से। ओके, आमतौर पर जैसे आप एफटीआर, हमने एफटीआर भी करना है, यूवी भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड जो है उसको तेज करना पड़ेगा। As we have seen that XRD is basically जो है is a नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं कि हमें इससे क्या चीज़ पता चलता है, नंबर वन जो है वो क्रिस्टलाइन फेजेस हैं और ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स या पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम, उनकी ओरिएंटेशन जो है वो भी हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं कि उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन, ग्रेन साइज, एपिटेक्सी, phase composition, preferred orientation, order disorder transformation, and thermal expansion. These all things because they are associated with the materials, whatever the material we are synthesizing, either in nanoscale or in the micro scale. ये सारी information हम इससे gain कर सकते हैं. There's another very important thing to measure the thickness of the thin film of the multi layers. Thin film जो है वो 2D material है, तो जब हम डिपॉजिट करते हैं तो उसकी थिकनेस भी हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एटॉमिक अरेंजमेंट उनकी, और सम टाइम अगर हमारे पास दो फेजेस हैं या मिक्सचर ऑफ फेजेस हैं, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्राइमरीली जो इसका फंक्शन है वो है क्रिस्टलाइन फेजेस और ओरिएंटेशन का। नाउ sample preparation for XRD, because these things you should know कि जब कल आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने सैंपल कैसे बनाना है। सो जो सैंपल जो भी आपके पास है पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म को कैसे पाउडर में चेंज करना है या उससे क्या करना है, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी सैंपल आपके पास होगा इट शुड बी यानी इसमें क्या हो, ऑल जो क्रिस्टलाइड्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली एक ही साइज के हों, यानी उनका साइज जो है किसी का बड़ा ना हो पार्टिकल, किसी का छोटा ना हो, ठीक है। So an ideal powder sample should have many crystallides in the random orientation. If the crystallides in the sample are very large, there will not be a smooth distribution of crystallite orientation. You will not get a powder average diffraction pattern. तो अक्सर ये होता है कि जब बड़े बड़े हमारे पास क्रिस्टल्स आते हैं तो फिर हमारे पास ग्राइंडर होते हैं, उनमें हम जो है इसको डाल के तो उसको हम मैश करते हैं इक्वली, एंड वी विल ट्राई कि फाइन पाउडर आए इसका, ठीक है। और फिर उसको हम सैंपल उसका जो वाइल में डाल के तो वो जहाँ भी हमने उसको XRD करना है तो हम उसको वहाँ पर देते हैं। अगर हमारे पास दूसरा ये है कि मैश करते वक्त सम टाइम ये क्रिस्टलाइन फेजेस जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैश नहीं करना चाहिए। और देयर इज अनदर थिंग कि अगर हमारे पास सैंपल जो है वो लिक्विड फेज में है, सॉलिड में नहीं है, सेमी जेलिटेनियस है, सम टाइम जैसे पॉलीमरिक चीज़ आ जाती है मटेरियल, सो देन प्रेफरेबली हम ये करते हैं कि किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, लेट्स से ग्लास है, सिलिकॉन है, उसको एज ए स्पोर्ट यूज़ करके तो उसके ऊपर
हम इसकी एक थिन फिल्म जो है ना, यूनिफॉर्म थिन फिल्म ड्रॉप कास्ट मेथड या जो दूसरे मेथड्स हैं स्पिन कोटिंग से वो उसके ऊपर डेवलप करते हैं। और थिन फिल्म ऐसे डेवलप करते हैं कि वो एंटायरली सबस्ट्रेट को कवर अप कर ले, और फिर उस थिन फिल्म को हम यूज़ करते हैं एज अ इन XRD मशीन में। अब स्पेशली नैनो मटेरियल्स में जो नैनो पार्टिकल्स हैं, अगर वो लेस देन 10 नैनोमीटर हैं तो वो आपको हार्डली सॉलिड में आएंगे। वो हमेशा जैसे शायद शुरू में मैंने बताया था कि वो जेली लाइक और यानी लिक्विड फेज में ही रहते हैं। उनका हमें किसी न किसी हाल में ये चीज़ बनानी पड़ती है, उसका हम पाउडर बनाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्रिस्टलाइज साइज जो है शुड बी 10 नैनोमीटर चाहिए, तो नॉर्मल सी है। लार्ज क्रिस्टलाइज साइज एंड नॉन रैंडम क्रिस्टलाइज ओरिएंटेशन बोथ लीड टू पीक इंडस्ट्री वेरिएशन। सो ये सैंपल जो प्रिपरेशन है उसकी है। अब आगे ये देख लें, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द स्लाइड्स। अगर आपके पास इस टाइप का एक पैटर्न आता है, अब ये सिंगल क्रिस्टल है। अब सिंगल क्रिस्टल में यहाँ पे ये आपको ऊपर नंबर नजर आ रहे होंगे 100, 1110। ये बेसिकली लेटेस प्लान्स हम इनको कहते हैं। क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो इसके बाकी से काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है, तो किसी और वीडियो में मैं आपको ये अपडेट कर दूंगा कि लेटेस्ट प्लान जो है बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं। बट बेसिकली दे शोज द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, अब दिस वट एवर द मटीरियल इज देयर। अब इन सब पीक में अगर आप देखें तो ये बहुत शार्प पीक है, शार्प है, बिल्कुल एक जैसे एक स्पाइक होता है। ये थोड़ी सी जो है ये इसका जो है ना ये नीचे से और से एक ब्रॉड सी आ रही है। तो दिस इज एक्चुअली और जो XRD में प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी विच इज रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा जो है उसके अगेंस्ट करते हैं। अब जब आप अपना सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट जो है, लेट्स से आपके पास नैनो पार्टिकल्स हैं, और जब उसका आप लेते हो तो देखें अब ये वाला स्पेक्ट्रा और इस स्पेक्ट्रम में देखें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ जो पीक्स हैं ये वाली, दे आर द शॉर्टर भी हैं और दूसरे क्या हैं, ब्रॉड हैं। और ये बीच में देखें नॉइजी भी है, जैसे ये भी है। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट इंडिकेशन फ्रॉम द XRD। ठीक है, तो ये हमें पता चला है कि ये जर्कोनियम ऑक्साइड है, लेट्स से। ठीक है, और सेकंड ये लेट्स से सीरियम में सीरियम उसका है, सीरिया का पार्टिकल्स, और इसमें सारी की सारी जो पीक्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रही हैं उसी सिस्टम के साथ। सेकंड ये है कि इनकी जो पीक्स है ये शॉर्ट हैं और ये ब्रॉड हैं। सो जब आपके पास शॉर्ट और ब्रॉड पीक्स आए तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपके पास पार्टिकल जो हैं वो नैनो साइज डोमेन में है। सो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द, और फिर हम इन पीक्स की मदद से हम इसका जो है ना वो अभी बाद में देखते हैं कि स्लाइड का जो साइज है, ये नैनो पार्टिकल का साइज है, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो कि जब हम कैलकुलेट करते हैं और फिर जब उसको कंफर्म करते हैं TM से, तो देर इज कोरिलेशन होना चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग 5% प्लस वेरिएशन आ सकती है। दैट मीन्स कि अगर आपका XRD जो है वो 4.6 दे रहा है, ठीक है, एक नैनो पार्टिकल का साइज, या 3 नैनोमीटर जैसे ये दे रहा है, तो ये क्या करेगा कि जब TM करेंगे तो मे बी वो आपके पास 2.96 आ जाए, 92 आ जाए। ठीक है, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। सो द नैनो पार्टिकल्स, एक तो ये है कि क्रिस्टल सिस्टम हमें बताता है कि कौन से क्रिस्टल से है, क्रिस्टलाइन है, और प्योरिटी का ये बता रहा है। और सेकंड ये है कि देयर इज द पीक्स आर वेरी वेरी ब्रॉड, और जितनी ये ब्रॉड होगी पीक्स, बाद पीक्स जो है सही ब्रॉड होती है, उतना साइज छोटा होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट द द पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर, ये जो इसकी इंटेंसिटी है ये और कम हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी और ये ब्रॉड हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है ब्रॉड की रीजन?
उनमें से बेशुमार रीजन में एक जो है कि अभी क्रिस्टल जो नैनो पार्टिकल का जो क्रिस्टल पैटर्न है, ये सिस्टम है, फुली डेवलप नहीं हुआ, इट इज स्टिल इन द नैनो रेजिम। तो उसकी जो क्रिस्टल डिफरेंट प्लान्स हैं वो फुली मेच्योर नहीं है। सो जो वहाँ पे डायफ्रैक्शन डिफरेंट प्लान्स पे हो रही है, तो वो बिल्कुल एक जो बल्क में होती है उसके बिल्कुल यानी वो हाफ वे है। इस तरीके से वहाँ पर एक ब्रॉडनेस पीक जो है ना इंस्ट्रूमेंट वो देता है। दिस इज अनदर मटेरियल, और ये मटेरियल जब आपको इस टाइप का XRD आए तो यू वुडंट बी हैप्पी, रादर देन यू से कि ओह माय गॉड दिस इज एक्चुअली नथिंग। अगर इस तरीके का एक ही हम्प आता है ये, तो दैट इज एक्चुअली इंडिकेशन ऑफ कि आपके पास जो मटेरियल है वो क्या है, ग्लास सॉरी अमॉर्फस सॉलिड है। और आमतौर जब हम ग्लास सबस्ट्रेट को यूज़ करके XRD करते हैं तो अक्सर हमें इसी टाइप का आता है। उसकी वजह ये होती है कि ग्लास के ऊपर यूनिफॉर्मली हम वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते बच्चे, तो नीचे जो ग्लास की पीक्स हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। सो अमॉर्फस का ये बेसिकली ये इस टाइप का पैटर्न आ सकता है, ठीक है। दिस इज अनदर एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एयर। और जब आपके पास इस टाइप का जब आए XRD, तो अब आप क्या कंक्लूड करेंगे कि ना तो अमॉर्फस है ना एयर है, वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है जो कि डाइफ्रैक्ट कर सके। एंड इट हैपेंस मैनी टाइम, आप एक्सपेरिमेंट करके XRD लेते हो कोई पीक ही नहीं आती, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पीक क्यों नहीं आ रही। वजह ये है कि उसमें कोई जो आपने मटेरियल दिया है वो मटेरियल है ही नहीं है, यानी उसमें जो क्रिस्टलिनिटी है ना वो अमॉर्फस है, मटेरियल ही नहीं है, नथिंग इज देयर। पता नहीं किस सॉल्वेंट को दे दिया आपने ड्राई करके। इसके साथ पॉलीक्रिस्टलाइन जो सैंपल है उसमें भी इसी तरीके की पीक्स, और वो ज़्यादा मल्टीपल पीक्स हो सकती हैं, यानी ज़्यादा आ सकती हैं। तो सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल्स में ऑलमोस्ट जो है ना वो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन में मैनी मैनी पीक्स होती हैं। So, phase identification, volume fraction of the phases, crystallite size and strain. These are the 4 or 3 या 5 जो चीज़ें हैं ये हम करते हैं। सर जी सर ये जो पीछे ग्राफ है उसके अंदर जो है उन्होंने 2 थीटा लिखा हुआ है, मतलब एक्स रे किस एंगल से गिरी है वो एंगल लिखा हुआ है उन्होंने नीचे एक्स एक्सिस पे। ओके ऑलराइट। ये बेसिकली हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास जो ब्रास इक्वेशन है उसमें क्या है कि आपके पास एक्सेस आकर डिफरेंट प्लान्स के साथ स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद जिस एंगल पर स्ट्राइक करती हैं उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर वहीं से वो वापस डिफरेंट दूसरी डायरेक्शन में वो क्या होती है, डायफ्रैक्ट हो जाती है, उसको थीटा कहते हैं। उसको भी थीटा इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड थीटा कहते हैं। सो जो 2 थीटा है बेसिकली वो बेसिकली एंगल है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो जो उसमें देखी हो जिसमें वो था कि एक्चुअली दिस डिस्टेंस जो है 2 थीटा इट इज ट्रेवल्ड बाय द एक्स रेज फ्रॉम अबव प्लेन टू द बिलो एंड देन इट डायफ्रैक्टेड। तो 2 थीटा जो है बेसिकली वो एंगल है, ठीक है। नीचे हम रखते हैं सैंपल और ऊपर जो है वो जो एक्सेस का है, तो उस को हम वहाँ से एक्सपोज करते हैं और वहाँ से फिर यहाँ से वहाँ उसकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी उसकी जो डिफरेंट प्लान से स्ट्राइक करने के बाद एमर्ज होती है उसको फिर डिटेक्ट करते हैं। सो एंगल ऑफ आप 2 थीटा जो होता है हमेशा XRD में 2 थीटा ही यूज किया जाता है, बिकॉज 2D साइन थीटा जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन पर ही XRD सारा काम करता है। जी यस सर ठीक है। इससे पहले वाली 2-3 वीडियोस में हमने जो इसका बेसिक्स किया था ना उसमें है ये। असल में ये इतना डिटेल में टॉपिक है कि इसको वो ये सेकंड टाइम हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो फेज आइडेंटिफिकेशन है और स्ट्रेस और स्ट्रेन और ये चीज़ें जो आमतौर पर हम XRD डाटा से अचीव करते हैं। अब फेज आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं?
जो फेज है, लेट्स से हमारे पास ज़िरकोनियम ऑक्साइड है तो उसका एक फेज होगा, यानी क्रिस्टलाइन वो किसका क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक है, ऑर्थोगोनल है। सो जो भी डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा, जैसे क्यूब का है, फेस सेंटर क्यूब का है, बॉडी सेंटर क्यूब का है, इट हैज़ अ यूनिक द पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट उसका होता है। तो हम जैसे ही वो हमारे पास डाटा आता है तो हम उसको फिर मैच करते हैं और उससे जो है ना XRD की वो फेस का पता चल जाता है कि क्यूब है, बॉडी सेंटर है, क्या है। अभी आगे आएगा। So phases with the same chemical composition can have drastically different diffraction patterns. ये अगर आपने पढ़ा हो पोलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मेजरिंग डी स्पेसिंग, जो डी स्पेसिंग है लेयर्स के दरमियान, हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड इंटेंसिटीज है, कंपेयर द डाटा विद स्टैंडर्ड इन द JCPD फाइल्स व्हिच आर ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन, और काफ़ी सारे इसमें इन्होंने 50,000 लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो है ओवर 200 से ऊपर हैं इसमें जो है वो कंपाउंड्स के पैटर्न हैं। और जो क्वांटिटेटिव फेज एनालिसिस हम करते हैं, ये मैंने वो जो नोट्स दिए थे उसमें भी लिखा हुआ है। एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मेथड होता है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है, इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड है, रेफरेंस रेशियो इंटेंसिटी मेथड। तो ये डिफरेंट मेथड से इस्तेमाल करके हम जो है ना क्वांटिफिकेशन करते हैं कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो किस हद तक मौजूद है, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में और ये डाटाबेस पे है। जस्ट आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर हमारे पास सीमेंट है और सीमेंट का हमने एनालिसिस करना है या उसकी जो भी है उसकी क्वालिटी चेक करनी है, सो XRD जो है उससे बेहतर और कोई टेक्निक नहीं है कि व्हाट वी डू वी टेक द सैंपल, और उसके अलावा जो उसका एक्सटर्नल यानी पहले से हमारे पास एक उसका स्टैंडर्ड होगा, इसका पैटर्न जो हमने सैंपल लिया होगा उससे कंपेयर करेंगे, वो हमें पूरा बता देगा कि क्या उसमें आ जाता है। फिर बाद का इंटरनल स्टैंडर्ड में हम उसी सैंपल के अंदर एक रेफरेंस मटेरियल डालते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल्स हैं, और आमतौर पर जो लोग रिसर्च में डेडिकेटेड XRD पे काम करते हैं, न्यू मटेरियल पे या जियोलॉजिकल डोमेन में, सो दे आल्सो यूज देम। तो इसका बेसिक पर्पस होता है क्वांटिफिकेशन, जैसे कि परसेंटेज फाइंड की जाए कि जिप्सम कितना है सीमेंट में, या दूसरा जो है और इप्सम साल्ट क्या है। So with high quality data, you can determine how much of each phase is present. The ratio of peak intensity varies linearly the function of weight of fraction of two mixer phase. तो इसमें जो RIR है, रेफरेंस इंटेंसिटी रेशियो, दिस इज ऑलमोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और समटाइम इसमें ये भी होता है कि पैटर्न फिटिंग और रिचुअल रिफाइनमेंट, ये एक और चीज़ होती है। ये अगर आपने हमारे पास एक पैटर्न आया है, जैसे ये से पीछे आया था ये वाला कोई पैटर्न, ये वाला, तो सम टाइम जो हमारे पास जो लाइब्रेरी के अंदर जो डिफरेंट डायफ्रैक्शन पैटर्न मौजूद हैं, ये उनके साथ एग्जैक्ट पीक मैच नहीं कर रही होती, थोड़ी सी इस डायरेक्शन में होती है इसकी डी स्पेसिंग, या इस डायरेक्शन में होती है। तो वहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम रिचुअल एनालिसिस कहते हैं। रिचुअल ये एक बंदे का नाम था, इसने ये डेवलप किया था। तो दिस रिचुअल जो है इससे हम इन पीक्स की रिफाइनमेंट करते हैं, यानी पीक को हम ज़्यादा स्मूथ करते हैं, उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है जहाँ पे वो आनी चाहिए थी, उनको वहाँ पर लाने के लिए हम डिफरेंट उसके पैरामीटर्स चेंज करके ना, तो वो फिर एग्जैक्टली उसके करीब लाते हैं विद इन द एक्सपेरिमेंटल एरर लिमिट्स में। तो दिस इज अगेन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टडी है, जैसे कंप्यूटेशनल होती है। और जो पैटर्न फिटिंग, पैटर्न को कैसे उसके साथ फिट किया जाए, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी एक्टिव एरिया ऑफ द रिसर्च आल्सो। उसके बाद ये जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली रिसर्च में, कि क्रिस्टलाइट साइज, कि आपके पास अगर पीक ऐसे ब्रॉड आती है, ये जैसे ये आ रही है जैसे, तो दैट शोज के ये नैनो पार्टिकल अब यहाँ से आप इसकी
शरर इक्वेशन कहते हैं इसको। और जो बी है डेट इज एक्चुअली बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करिए 2 थीटा, के कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। और आपके पास ये जो बीटा है ये फुल विथ ऑफ मैक्सिमा है। इसमें करते ये हैं कि ये पीक जो है इसको हमने जैसे इसने लेबल किया हुआ है, तो दोनों हैं, या तो इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, और इनके दरमियान फुट रख के या कोई भी चीज़ रख कर, तो इनकी जो फुल विड्थ पे, जो इनका विड्थ पे और हाफ मैक्सिमा, इसकी वैल्यू लेते हैं कि 2 थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी मौजूद होता है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट भी करता है, और ये मैनुअली जो है वो यहाँ से आप यहाँ तक इसको मेजर करके और फिर उसको आप आगे इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें लाइव करना दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो शेरर इक्वेशन जो है बेसिकली दैट इज वाइडली यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। के जो है कांस्टेंट है इसकी वैल्यूज, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पार्टिकल्स। तो वी हैव टू अज्यूम कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो परफेक्ट स्फेरिकल हैं, 0.9 लेट्स से वो होते हैं, उसकी हम वैल्यू लेते हैं, समटाइम हम 0.98 लेते हैं, डिपेंड्स। सो पीक ब्रॉडनिंग जो है ये ना आमतौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको डिटेल में फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो फिर नेक्स्ट हम आएगा। अच्छा देयर इज सर अदर। सर ये जो जी 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 बोले 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 बोले। सर पिछली स्लाइड में कहाँ पर? फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। हाँ सर हाफ मैक्सिमा का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे ये पास देखो ना, जो मैक्सिमम पीक आई हुई है उसकी जो हमारा टिप है, हाँ, तो ये हमारे पास फुल जो है इसका मैक्सिमा हम इसको देखो ना कंसीडर करेंगे। हाफ मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? ये हो गया फुल विड्थ होगी ये इसकी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ आ गई, ठीक है। तो इसका जो हाफ मैक्सिमा है इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है 2 थीटा की 31 पॉइंट समथिंग, ये हम लेते हैं। ये मैं आपको लाइव नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। पूरी बताऊंगा एक्सरसाइज। ठीक है। अभी तो यहाँ चूंकि वो एक हम ओवरऑल कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा, तो ये मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें ये थीटा है तो इसको रेडियन में चेंज करना होता है, फिर इसकी यूनिट्स जो है वो प्रॉपर करनी होती है। आई थिंक उसमें नोट्स में ये किया भी हुआ है, तो आई विल डू अगेन। अच्छा, इसी के साथ जो पीक ब्रॉडनिंग है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीक ब्रॉडनिंग इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल साइज डायमेंशन। देयर इज अनदर कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कि वो फैक्टर क्या है कि जो लैटिस स्ट्रेन है, जिनको हम स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो बेसिकली जो वो भी उनकी वजह से भी पीक ब्रॉडनिंग आ सकती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो हमारा पीक जब ब्रॉड आए तो उसमें से वहाँ पर जब हम उस पैटर्न को रिफाइन कर रहे होते हैं उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जो इंस्ट्रूमेंटल जो है उसने अपनी एक बॉर्डर लाइन या एक वैल्यू दी होती है कि इसमें इतनी स्ट्रेन आ सकती है, स्ट्रेन हो सकती है इस सैंपल में ड्यू टू, एंड दैट स्ट्रेन कैन कॉज द ब्रॉडनिंग। वो फिर इसमें से माइनस करके फिर हम एक्चुअली उसको करते हैं, बिकॉज दैट्स बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। लेकिन मैनुअली असल में जब हमारे पास आता है, जैसे ये पीछे आया है जो भी ग्राफ, तो इसमें मैनुअली हमारे पास कोई मेथड नहीं होता कि हम फाइंड कर सकें कि क्या ये जो ब्रॉडनेस है ये स्मॉल साइज की वजह से है या इसमें स्ट्रेन है। अगर स्ट्रेन उसके सैंपल के अंदर, स्ट्रेन का मतलब ये है कि उसके जितने लैटिस प्लेन्स हैं वो सारी प्रॉपर एक जगह पर, जहाँ पर परफेक्शन उनकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, नहीं है। तो उस बेस पे आप देखेंगे कि आपके पास जो जो यानी नहीं है, तो उस बेस पे आपके पास इस टाइप की ब्रॉडनिंग के आने के चांस हैं। और ज़्यादा पार्टिकल जब छोटा होता है तब भी यही आते हैं। सो दीज टू एक्चुअली आर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस विद ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास सैंपल आए, बताने का मकसद ये है कि व्हेन यू हैव XRD,
तो जिससे भी XRD करवा रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट से, जो कि अक्सर लोग नहीं पूछते, इंस्ट्रूमेंट वाले से आप आस्क करें कि आपके सैंपल में जो जो सॉफ्टवेयर ने या जो उसने वैल्यू सैंपल की स्ट्रैंड की वैल्यू जो है वो कितनी इसको बताई है। आमतौर पर ये होता है कि वो उसको माइनस करके हम लोग करते हैं, यानी उसको ट्रीटमेंट करके। लेकिन यहाँ तो सिंपली आप लोगों को डाटा दे दिया जाता है और आपको कोई बात है कि फिर उसको खुद ही उसको करना होता है। तो अगर स्ट्रेन नहीं है तो फिर तो आपके पास परफेक्ट इस तरीके की पीक्स आएगी जैसे ये नॉर्मली है। लेकिन ये वाली पीक, अगर इस टाइप की पीक आई भी है, नैनो में आए, तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि यार ये बहुत स्मॉल है, बट देर इज कॉम्पिटेटिव प्रोसेस कि आपके पास पीक ब्रॉडन हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास यहाँ पर डी स्पेस यहाँ पे है और यहाँ पे थोड़ा सा डी स्पेसिंग जो है ना वो पीक थोड़ी सी मूव करती है, इतनी ज़्यादा नहीं करती। जैसे ये देखें, आमतौर पर ये सारी पीक जो है थोड़ा सा लो एंगल पे शिफ्ट हो जाती है, और जो दूसरी है वो पीक उतनी ही रहती है, लेकिन वो यहाँ से नॉर्मली स्टार्ट होगी और ऐसे ब्रॉडनिंग आ जाती है। तो सैंपल के अंदर जो स्ट्रेन है दैट कैन आल्सो बी a contributing factor in the peak broadening, and this strain is more prominent when your particle are small. नैनो पार्टिकल जब इतने छोटे होते हैं तो स्ट्रेन डेफिनेटली, बिकॉज दे आर नॉट फुली मेच्योर, और जिन कंडीशंस में वो बनते हैं, हॉट इंजेक्शन मेथड है, सोल जेल, वो ऑलरेडी उसके अंदर तो स्ट्रेन के चांसेस होते हैं। सो बिफोर गेटिंग द एक्चुअल ब्रॉडनिंग, तो उसको उसमें से हमें टेक ऑफ करना होता है। आई थिंक ये पहले वाली ग्राफ है, ये भी पहले वाली फाइल ही है। हाँ, ये वाला ये JCPDS कार्ड है, ये पुराने वाला है, आजकल जो है वो लेटेस्ट आए हुए हैं। तो JCPD फाइल जो है वो जैसे आपका पैटर्न आया है, तो आपने बेसिकली क्या कर उस पैटर्न को, जो भी डाटा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जितने भी उसके अंदर 1000 ऑफ जो है ना वो पैटर्न लाइब्रेरीज बनी होती है, उनसे मैच करता है, जिससे उसकी पीक की पोजीशन, इंटेंसिटी, सारी चीज़ें मैच होती हैं। वो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा होती है वो टॉप पे देता है, फिर दूसरा साथ लिखा होता है। तो कार्ड जो होता है वो इस टाइप का होता है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये फाइल नंबर है, जो कि अक्सर आप पेपर में भी देखा होगा, फाइल नंबर लिखा होता है, और कौन कौन सी पीक्स इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आ सकती हैं। ठीक है, लोएस्ट एंगल की क्या है, ये केमिकल फार्मूला क्या है, लेट्स से सोडियम क्लोराइड। आगे ये इसकी डिफरेंट जो है, पांचवा जो आप लोगों ने डायफ्रैक्शन XRD के लिए जो पैरामीटर यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर 6 नंबर पे जो क्रिस्टलोग्राफिक डाटा है इसका NaCl का, तो उसमें A की वैल्यू क्या है, C की क्या है, B की क्या है, और अगर वो ऑप्टिकल डाटा कॉर्ड के अंदर पहले से मौजूद होता है। ठीक है, 8 फिर उसी बेस पे जो स्पेसिमेन के अंदर है कि आपके पास उसकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और ये वाली इंपॉर्टेंट है कि डी स्पेसिंग और HKL वैल्यू, ये भी आपकी जो डायफ्रैक्शन पीक्स है कि इसकी डी स्पेसिंग इतनी आ रही है और इसकी HKL वैल्यू ये है। तो इस तरीके का कार्ड होता है जिससे हम अपने सैंपल को मैच करते हैं, और फिर ये कार्ड जब भी आप कहीं वाइवा देते हैं या जो भी आपका पेपर है, थीसिस है, उसमें साथ इसका अगर पूरा कार्ड नहीं लगाते तो कम से कम इसका नंबर लिखते हैं कि ये कार्ड का ये नंबर है, ताकि कल कोई वेरीफाई करना चाहे तो उसको वेरीफाई कर ले। जल्दी से करें, टाइम कम रहेगा। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि आमतौर पर स्पेशल मटेरियल्स में हम करवाते हैं, बट आई डोंट नो। तो उसमें ये है कि जो आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल्स है या हेक्सागोनल क्रिस्टल्स है, उसकी ये स्टैंडर्ड जो है ना वो इक्वेशंस हैं। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं कि इसमें जो इसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, लेट्स से इसमें HKL की वैल्यू फाइंड करना, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा लैम्डा की भी हम बात कर फाइंड करते हैं, तो A की वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है क्रिस्टल्स का, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर ऑल कैन बी डन मैथमेटिकली, जब आपके पास डाटा हो तो उसमें हम इजीली ये कर सकते हैं।
फिर uniform strain causes the unit cell to expand and contract in an isotopic way. This simply leads to change in the unit cell parameter and shift of peaks. There is no broadening associated with this type of strain. अच्छा ये strain के साथ जो है ना slide थी वो इधर आ गई है. Non-uniform strains lead to systematic shifts of atoms from their ideal position to peak broadening. This type of strain arises from following sources: point defects. ये वगैरह point defects जो हैं और vacancies, site disorders और इस तरीके की और चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जब हम इनके अंदर डोपिंग करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें पेश होती हैं. सो ये डिफरेंट फार्मूले 7 जो सिस्टम्स हैं तो इनकी मदद से आप यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं और फिर आप ये थ्योरेटिकल होंगे इस इक्वेशन बेस्ड पे और जो आपके पास होंगे वो एक्सपेरिमेंटल होंगे. फिर आप उनको आपस में मैच कर सकते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है. इंस्ट्रूमेंटल सोर्सेज ऑफ एरर हैं जो अक्सर आ जाती हैं कि मिस स्पेसिमेन डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इंस्ट्रूमेंटल मिस अलाइनमेंट है, एरर इन 0 to थीटा पोजीशन है, पीक डिस्टॉर्शन. समटाइम हमारे पास जो पीक पोजीशन से अल्फा बीटा एक्सरेज की ये दोनों आती हैं. आमतौर पर हम यूज़ अल्फा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यूज़ करते हैं ताकि उसकी वजह से एक जैसी ही पीक आए. So non-destructive, fast, easy sample preparation, high accuracy for d-spacing calculations can be done in situ and for available for many materials. ये कुछ और क्रिस्टल्स हैं. बॉक्साइट है जैसे उसका XRD पैटर्न है जो कि आमतौर पर हम सीमेंट में यूज़ करते हैं उसमें. इसके अलावा ये भी